हेलो फ्रेंड्स, GSTR1 के इम्पॉर्टेंट चेंजेस मैं आपके साथ सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे GSTR1 फाइलिंग की, और जिन्होंने वो पिछली वीडियोस मिस कर दी हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। GST के नए चेंजेस भी मैं इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ, और कैसे आपको फाइल करना है वो भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते। जल्दी से चलते हैं GST पोर्टल पर। तो ये GST पोर्टल पर हम आ गए हैं। आपको यहाँ पे जाना है रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जो आपसे पूछेगा किस फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, साथ ही साथ रिटर्न फाइलिंग पीरियड यानी कि मंथली, क्वार्टरली जो भी आपका फाइलिंग पीरियड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं इस पीरियड को सेलेक्ट कर रही हूँ। इस पेज को ओपन होते ही ऊपर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक मैसेज आ रहा है, एडिट ऑप्शन फॉर चेंज इन रिटर्न फ्रीक्वेंसी फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर हु हैज़ सेलेक्टेड क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड हैज़ नॉट फाइल्ड GSTR1 क्वार्टरली हैज़ बीन इनेबल्ड। तो नॉर्मल टैक्स पेयर जिन्होंने गलती से क्वार्टरली फाइलिंग को सेलेक्ट कर लिया था लेकिन उन्होंने एक भी क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं की है, अब वो अपनी रिटर्न फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। एडिट ऑप्शन उनके लिए इनेबल कर दिया गया है। मेरे केस में एडिट ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ है क्योंकि मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं की है तो आपके लिए ये ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। अब बात करते हैं GSTR1 की। दो तरीके से आप अपनी GSTR1 फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन। अगर आपके नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस बहुत ही ज़्यादा है तो आप ऑफलाइन मोड को प्रेफर कीजिएगा। मैं इसमें ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग आपको दिखा रही हूँ। नाउ currently e-waybill data for B2B, B2CL and HSN will be available to import and download। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ लिखा गया है कि ई-वे बिल पोर्टल से अगर आप डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है B2B इनवॉइसेस के लिए, B2C लार्ज के लिए और HSN के लिए। क्या है ये? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टेबल नंबर 4ABC 6B 6B जिसमें आप B2B इनवॉइसेस एंटर करते हैं। इस टेबल के ऊपर आपको एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है इंपोर्ट ई-वे-बिल डाटा। तो ई-वे-बिल पोर्टल से अगर आप अपने इनवॉइसेस का डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके GSTR1 में वो सेव हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड जो टेबल है 5AB B2C लार्ज इनवॉइसेस के केस में भी ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज है वो हम यहीं पे देख लेंगे। तो जैसा ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप देख पा रहे हैं 6A टेबल है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की, वहाँ पे भी ये ऑप्शन शो हो रहा है। पहले ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं था अवेलेबल। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करके आप देखेंगे B2C अदर्स के केस में भी अब आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है जो कि अभी तक नहीं था। तो ये तो था फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चेंज। चलिए अब बात करते हैं हमारी इम्पॉर्टेंट टेबल की। इंपोर्ट ई-वे-बिल डाटा से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आई बटन पे क्लिक करके जो है चेक कर सकते हैं। टैक्स पेयर जिनके 50 से कम ई-वे-बिल है वो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उनका जो इन्वॉइसेस का डाटा है ई-वे-बिल पोर्टल पर वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, GSTR1 के अंदर सेव हो जाएगा। अगर आपके नंबर ऑफ़ बिल्स 50 से 500 के बीच में है तो पहले आपको डाउनलोड करना होगा CSV फॉर्मेट में, और उस CSV फॉर्मेट से आपका जो GSTR1 ऑफलाइन टूल है वहाँ पे वो डाटा जो है डाउनलोड होगा। अगर आपकी इनवॉइसेस, आपके बिल्स जो है 500 से ज़्यादा हैं ई-वे-बिल, तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो ज़िप फाइल का ऑप्शन मिलेगा, और वो ज़िप फाइल डाउनलोड होने में 15 से 20 मिनट का समय लेगी। और उसके बाद जब आप उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे GSTR1 ऑफलाइन टूल पर तो वहाँ पे वो एक्सट्रैक्ट होगी जिसमें टेबल 4 B2B B2CL एंड टेबल 12 के जो है विल हैव सेक्शन ऑफ, उसकी जो सेक्शंस होंगे वो टेबल 4, टेबल 5 एंड टेबल 12 के होंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हमारी टेबल की।
4A, B, C, 6B, 6C में हमें डालने हैं B2B इन्वॉइसेस, यानी कि वो आउटवर्ड सप्लाई। GSTR1 में हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स जो है फिल करते हैं। तो इस टेबल में हमें देनी है अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जो हमने सप्लाई करी है रजिस्टर्ड पर्सन को। B2B इन्वॉइसेस के केस में हमें उन सप्लाईज़ की डिटेल देनी है जो हमने की है रजिस्टर्ड पर्सन को। जैसा कि आप इस पर क्लिक करके चेक कर पा रहे हैं, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग UIN होल्डर्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें चेंज किया गया था। पहले आप सिर्फ वही GST नंबर यहाँ पे एंटर कर पाते थे जो पैन नंबर के बेस पे लिए गए हैं। अब जो है चेंज किया गया है कि अब पैन नंबर के बेस पे भी अगर आपने GST नंबर लिया हुआ है तो वो सप्लाई भी अब यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही हैं। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग UIN होल्डर। तो चलिए इस टेबल पर हम क्लिक करते हैं। इस टेबल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, दो डिटेल्स ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई हैं, आपको जाना है ऐड डिटेल्स के अंदर। ऐड डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, इनेबल कर दिया गया है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन को, सप्लाईज कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट। तो सेक्शन 7 के अंदर जो सप्लाई कवर होती है वो भी अब आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देखिए उसका एग्जांपल मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करते हैं, मेरा जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, मैंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है हरियाणा का, अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे डाल देती हूँ सेम, तो आप देख पा रहे हैं कि मुझसे जो टैक्स पूछा गया है वो CGST और SGST पूछा गया है। लेकिन अब मैं अगर इस ऑप्शन को चूज़ कर लेती हूँ सप्लाईज कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट, तो आप देख पाएंगे सप्लाई टाइप, नीचे आप देख पा रहे हैं सप्लाई टाइप इनवॉइस डेट के नीचे जो सप्लाई टाइप है वो इंटर स्टेट हो गई है। प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा सेम है, हरियाणा मैंने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है, हरियाणा का ही मेरा रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जो हमारी सप्लाई टाइप है वो दिखा रहा है इंटर स्टेट सप्लाई। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे, और पहले जो टैक्स का मुझसे पूछा जा रहा था CGST SGST, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज है। अगर आपने सेक्शन 7 के अंडर कोई सप्लाई कर रही हैं, भले ही प्लेस ऑफ सप्लाई आपका सेम हो, अब आपको जो ऑप्शन शो होगा वो IGST का शो होगा। चलिए अब यहाँ पे हम बिल एंटर करना सीख लेते हैं जल्दी से। रिसीवर का GSTN नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। GSTN नंबर ये मैंने एंटर कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने GST नंबर एंटर किया, रिसीवर का नेम वहाँ पे आ गया है ऑटोमेटिकली। और इनवॉइस नंबर अब हम यहाँ पे डालेंगे। इनवॉइस नंबर आपको जो है वही डालना है जो आपके इनवॉइस के अंदर दिया गया है। तो ये मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिया। यहाँ से आप इनवॉइस डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ऑलरेडी उसने ले लिया है GSTN नंबर से। उसके बाद आ रहा है टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू हमारी क्या होती है, जो हमारे इनवॉइस की वैल्यू है। इनवॉइस की वैल्यू कब आती है, जब हमारी टैक्सेबल वैल्यू में हम टैक्स ऐड कर लेते हैं तो हमारे इनवॉइस की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आपको करनी है अपनी टोटल इनवॉइस वैल्यू एंटर। उसके बाद सप्लाई टाइप यहाँ पे ऑलरेडी खुद से ही आ गया है। सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, अगर आपकी रिवर्स चार्ज सप्लाई है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपसे इंटीग्रेटेड टैक्स मांग रहा है क्योंकि आपकी जो सप्लाई है वो इंटरस्टेट सप्लाई है। अब मुझे यहाँ पे अपनी टैक्सेबल वैल्यू ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैंने अपनी टैक्सेबल वैल्यू ऐड कर दी है, एंटर कर दी है, जो कि मेरी 25,000 है। 4,500 जो है इस पर मेरा टैक्स बनता है। और उसके बाद आपको इसे सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो है ये इनवॉइस सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद अब आप यहाँ पे समरी में देख पाएंगे आपके जो इनवॉइसेस हैं जो भी आपने सेव किए हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
ये आपके इन्वॉइसेस प्रोसेस्ड इन्वॉइसेस के नाम से ये अभी प्रोसेसिंग में है, ये इन्वॉइस आपके सेव हो गए हैं। अगर आपको लगता है सेव करने के बाद आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो ब्लू कलर में आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं इन्वॉइस को। अगर आपने एक इन्वॉइस को 2 बार एंटर कर लिया है, आपसे मिस्टेक हो गई है, तो रेड कलर का जो बटन है डिलीट का है, आप उस इन्वॉइस को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन आपको दिया गया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, एक इन्वॉइस मैंने यहाँ पे किया था, टोटल इन्वॉइस वैल्यू यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक 25,000 डाल दी है, जो कि विदाउट टैक्स है, जबकि मुझे ये डालनी चाहिए थी विद टैक्स। तो इस तरीके से एडिट ऑप्शन पर क्लिक किया और आपने उसको करेक्ट कर लिया और इसको सेव कर दिया। जैसे ही आप सेव करेंगे, सेव होने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इन्वॉइस नंबर 63 था वहाँ पे मेरी 29,500 रिफ्लेक्ट हो गया है, जो कि मैंने एडिट करके ठीक कर लिया है। तो ये तो थी हमारे इन्वॉइस की बात। ये आपको इस तरीके से दिख जाएगी अपनी डिटेल्स कि नंबर ऑफ़ इन्वॉइसेस जो है इस GSTN के अगेंस्ट कितने हैं। इस तरीके से आप अपनी जो है समरी देख सकते हैं। अब आते हैं टेबल नंबर 2 पर, टेबल सेकंड पर, जो 5A B2B B2C। इस टेबल के अंदर आपको जो है डिटेल्स एंटर करनी है। B2C लार्ज इन्वॉइसेस, इसमें हमारे कौन से इन्वॉइसेस आएंगे? इसमें हमारे लार्ज इन्वॉइसेस आएंगे जो हमने सेल की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को। B2C जो सेल हमने की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, साथ ही साथ लार्ज इन्वॉइसेस कौन सी सेल होंगी? एक तो वो सेल होंगी इंटर स्टेट सप्लाई, हमने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है इंटर स्टेट सप्लाई, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड साथ ही साथ उन इन्वॉइसेस की वैल्यू, उस सप्लाई की वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो जो है हमारी सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। तो क्लियर है आपको यहाँ पे कौन सी सप्लाई आएगी? जो हमने करी है अनरजिस्टर्ड को, साथ ही साथ इंटर स्टेट सप्लाई, और जो वैल्यू है सप्लाई की मोर देन 2.5 लाख। तो यहाँ पे भी हमें वो ऑप्शन दिया जा रहा है सप्लाई कवर्ड अंडर IGST एक्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा गया है, इन्वॉइस वैल्यू, इन्वॉइस डेट, सप्लाई वो इंटरस्टेट ही है, टोटल इन्वॉइस वैल्यू। यहाँ पे टैक्स जो है इस सप्लाई के अंदर आपको इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि ये हमारी इंटर स्टेट सप्लाई है B2C लार्ज इन्वॉइसेस की। तो यहाँ पे हमें बेसिकली जो डिटेल्स एंटर करनी है, GST नंबर नहीं होगा क्योंकि हमारा जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जो है एंटर कर लेनी है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, इन्वॉइस वैल्यू, डेट, सप्लाई हमारी ऑलरेडी, आपको यहाँ पे इन्वॉइस नंबर एंटर कर लेना है। इन्वॉइस की डेट आपको एंटर करनी है। इंटरस्टेट सप्लाई है, इन्वॉइस की टोटल वैल्यू, और उसके बाद IGST, ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू है और इस पर खुद से ही उन्होंने IGST जो है निकाल लिया है। तो ये सप्लाई हमें यहाँ पर करनी है। अगर सेक्शन 7 के अंदर है तो आप उस ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इसे सेव कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये इन्वॉइस भी सेव हो गया। तो ये हमारे जो है 2 टेबल्स यहाँ पे कवर हो गई है। आपको कौन कौन सी, उसके बाद है क्रेडिट एंड डेबिट नोट रजिस्टर्ड। अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को कोई सप्लाई की है, उसके अगेंस्ट कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया है, तो उसकी डिटेल्स आपको टेबल 9B के अंदर फिल करनी है। क्रेडिट एंड डेबिट नोट दोनों ही सप्लायर इशू करता है GST के अंदर। आई होप ये चीज़ आपको पता हो। उसके बाद अगर अनरजिस्टर्ड को आपने कोई क्रेडिट या डेबिट नोट इशू किया है तो वो आपको 9B के अंदर डालना है। 6A में आपको अपनी एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस की डिटेल डालनी है। नाउ यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो आपको चेक करनी है, कंफर्म करना है, ओके करना है। उसके बाद ही आप ये डिटेल्स जो है यहाँ पे डाल पाएंगे। एक्सपोर्ट डिटेल्स के लिए आपको एक्सपोर्ट नंबर, इन्वॉइस डेट, पोर्ट कोड जो कि मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, शिपिंग बिल नंबर या बिल ऑफ एक्सपोर्ट नंबर, उसकी डेट, टोटल इन्वॉइस वैल्यू एंड GST
आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर जो है एंटर करनी है। IGST पे करना होता है अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स आप कर रहे हैं। अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जो है एंटर करनी है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टेबल की। अमेंडेड B2B इन्वॉइसेस, अगर अर्लियर पीरियड के आपको कोई B2B इन्वॉइसेस में अमेंडमेंट करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इन्वॉइस नंबर आपको एंटर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 का कोई इन्वॉइस अमेंड करना है तो इन्वॉइस नंबर यहाँ पे एंटर करना है, और इस इन्वॉइस में आपको जो भी अमेंडमेंट करनी है आप यहाँ पे उसके अंदर बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमेंडेड, अगर आपने अनरजिस्टर्ड को सेल की है उस इन्वॉइस को अमेंड करना है। 9A एक्सपोर्ट इन्वॉइस में आपको कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई डेबिट एंड क्रेडिट नोट की अमेंडमेंट करनी है 9C के अंदर। अगर आपको अमेंडमेंट करनी है अनरजिस्टर्ड को, अगर आपने कोई डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किया है उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अदर है आपकी B2C, अगर पहले हमने जो बात करी थी B2C लार्ज की थी जहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई है और इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2.5 लाख रुपीज़ है। उसके अलावा अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड को सेल की है तो वो आपको टेबल नंबर 7 के अंदर शो करना है। तो यहाँ पे जो टेबल नंबर 7 के अंदर जो है आपको प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू, सप्लाई टाइप आपका आ जाएगा। जैसे ही आप प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर मान लीजिए मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई सेम है तो इंट्रास्टेट आ जाएगा। अगर मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है तो मेरा इंटरस्टेट सप्लाई आ जाएगा। यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू एंटर कर लेनी है। रेट आपको किस रेट पे आपने की है अनरजिस्टर्ड को, उसके बाद आपको इस इनवॉइस को सेव कर लेना है। बहुत ही इजी है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोई नील रेटेड आपकी सप्लाई है तो नील रेटेड सप्लाई की डिटेल्स आपको टेबल 8A, B, C एंड D के अंदर देनी है। टैक्स लायबिलिटी, अगर आपको कोई एडवांस रिसीव हुआ है लेकिन अभी अगर आपने इनवॉइस नहीं यहाँ पे इशू किया है तो उस एडवांस की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। प्लेस ऑफ सप्लाई, आप मान लीजिए अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई हो गई है तो जो भी आपको एडवांस रिसीव हुआ है और उस एडवांस पर जितना आपने टैक्स पे किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर है देनी है। अभी उससे रिलेटेड अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया है, एडवांस की डिटेल्स यहाँ पे आएगी। लिखा भी हुआ है डिक्लेयर हेयर द टैक्स लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच इनवॉइसेस हैज़ नॉट बीन इशूड इन द सेम टैक्स पीरियड। अगर सेम टैक्स पीरियड में आपको सिर्फ इनवॉइस इन एडवांस रिसीव हुआ है, आपने इनवॉइस नहीं इशू किया है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे बात करती है हमारी टेबल एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस की, अगर आपने कोई एडवांस एडजस्ट किए हैं किसी इनवॉइस के अगेंस्ट तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। HSN वाइज समरी आपको आउटवर्ड सप्लाई की जो है टेबल नंबर 12 में। डॉक्यूमेंट इशू, उसी तरह अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी, आपने एडवांस रिसीव में कुछ अमेंडमेंट की है। अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, आपने कोई एडवांस एडजस्ट किया था उसमें आप कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो प्रीवियस ईयर की अमेंडमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। B2C की जो अमेंडमेंट है वो आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, अगर आप किसी इनवॉइस के अगेंस्ट कोई एडवांस एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर जो है उसकी डिटेल को एंटर कर लेना है। तो ये सभी डिटेल्स जब आप अपनी फिल कर लेंगे उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है जनरेट GSTR 1 समरी का, या फिर आपको करना है आई एक्नॉलेज, और उसके बाद आपको इसको कर देना है। यहाँ पे अगर आप जनरेट समरी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है समरी जनरेट हो जाएगी। प्रीव्यू करके आप अपनी GSTR 1 को देख सकते हैं। ये आपकी जो है डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे, जिसको कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी जो डिटेल्स है वो शो हो रही हैं। उसके बाद आपको सबमिट पर करना है। सबमिट के लिए यू आर अबाउट टू सबमिट GSTR 1, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, नो चेंजेस कैन बी मेड आफ्टर सबमिटिंग, यानी कि सबमिट करने के बाद अगर आप कोई चेंज करना चाहोगे तो वो चेंज यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। तो बहुत ही केयरफुली आपको अपने इनवॉइसेस को चेक करना है, अपनी पूरी समरी चेक करनी है, उसके बाद ही आपको इसे सबमिट करना है। तो इस तरीके से बहुत ही ईजिली जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपका फाइल रिटर्न का जो ऑप्शन है
वो इनेबल हो जाएगा। फाइल रिटर्न आप डीएससी के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं और ईवीसी के थ्रू भी अभी फ़िलहाल आपको ऑप्शन दिया गया है, आप फाइल कर सकते हैं। मेरी समरी जो है वो जनरेट हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा समरी जनरेट होने में, आप जो है उसे बाद में चेक कर सकते हैं। तो ये थी बहुत ही ईजी GSTR 1 फाइलिंग। आई होप ये आपके लिए वो यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।